इस वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ग्लाइओक्सिसोम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन से संबंधित है। ग्लाइओक्सिसोम्स वे विशिष्ट कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप तंत्र के अंदर उपस्थित होते हैं। ये कोशिकांग जंतु कोशिकाओं या एनिमल सिस्टम्स में अनुपस्थित होते हैं। ग्लाइओक्सिसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, अर्थात लिपोप्रोटीन की एकल झिल्ली के द्वारा इन कोशिकांगों को परिबद्ध किया जाता है और ये कोशिकांग मोस्टली जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं प्लांट्स के, उनमें उपस्थित होते हैं। और जर्मिनेटिंग सीड्स में भी वो सीड्स जो लिपिड रिच होते हैं, उन लिपिड रिच बीजों के अंदर ये विशिष्ट प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लाइओक्सिसोम्स की डिस्कवरी ब्रैडेनबॉक एंड हैरी बीवर्स के द्वारा 1961 के अंदर की गई। लिटरेचर में हम ये देखते हैं कि जो ग्लाइओक्सिसोम्स हैं, इनकी डिस्कवरी का श्रेय हैरी बीवर्स को दिया जाता है, जबकि ब्रैडेनबॉक एंड बीवर्स 1961 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के ग्लाइओक्सिसोम्स की डिस्कवरी की। ये ग्लाइओक्सिसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और ये राउंडेड या फ्लैटन इनका शेप हो सकता है। इनका साइज 0.2 to 1.2 माइक्रोमीटर के मध्य में हो सकता है और जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, ये जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर उपस्थित होते हैं, केवल प्लांट सिस्टम्स में पाए जाते हैं। और जर्मिनेटिंग सीड्स भी वो सीड्स जिनमें कि फैट या लिपिड बहुतायत में उपस्थित है। फैट और लिपिड रिच सीड्स के अंदर ही ग्लाइओक्सिसोम्स अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ये ग्लाइओक्सिसोम्स उन बीजों के अंदर जो संग्रहित संचयित लिपिड या फैट्स हैं, उन फैट्स को जर्मिनेशन के समय पादपों के लिए आवश्यक शुगर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इनके अंदर ग्लाइओक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और इसी कारण से इन सेल ऑर्गेनेल्स को ग्लाइओक्सिसोम्स के नाम से जाना जाता है। इनको क्यों ग्लाइओक्सिसोम्स के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इन कोशिकांगों में ग्लाइओक्सिलेट पाथवे या ग्लाइओक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स इनमें उपस्थित होते हैं? तो ग्लाइओक्सिलेट जो साइकिल है उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं, उनमें साइट्रेट सिंथेस, एकोनाइटेस, आइसोसाइट्रेट लाइएस, मैलेट सिंथेस एंड मैलेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स प्रमुख रूप से इन ग्लाइओक्सिसोम्स के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ इन ग्लाइओक्सिसोम्स में बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं, अर्थात इन सेल ऑर्गेनेल्स में फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन का कार्य निरंतर रूप से चलता है। साथ साथ में इनके अंदर ग्लाइओक्सिलेट चक्र से संबंधित कार्य भी पूर्ण होता है। तो दो प्रकार के प्रमुख कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं। पहला कार्य जो फैटी एसिड्स हैं, उन फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन करना और उनसे एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करना, और एसिटाइल कोएंजाइम ए को फिर ग्लाइओक्सिलेट चक्र के सहायता से सक्सिनिक एसिड में परिवर्तित करना। ये दो प्रमुख कार्य ग्लाइओक्सिसोम्स के अंदर संपन्न होते हैं। अब हम जो ग्लाइओक्सिसोम्स हैं, इनके फंक्शंस को देखें तो जो पहला फंक्शन है ग्लाइओक्सिसोम्स का, ये ऑर्गेनिक एसिड्स के स्टोरेज का कार्य करते हैं। यानी जो ग्लाइओक्सिलेट साइकिल है, उस ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के अंतर्गत अनेक प्रकार के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं और ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो इन ऑर्गेनिक एसिड्स के स्टोरेज का कार्य ग्लाइओक्सिसोम्स के द्वारा किया जाता है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ग्लाइओक्सिसोम्स का, वो ग्लाइओक्सिलेट चक्र का पूर्ण किया जाना। तो ग्लाइओक्सिलेट चक्र
जो है इसके अंदर हम जानते हैं एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का अर्थ ये है कि जो फैट्स हैं उन फैट्स के द्वारा उन फैट्स को शुगर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में रूपांतरित किया जाना, और इस प्रकार का जो कार्य है ये ग्लाइओक्सिसोम्स में पूर्ण किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण कार्य ग्लाइओक्सिलेट साइकिल जो कि ग्लाइओक्सिसोम्स में पूर्ण होता है, और ये केवल प्लांट्स के अंदर ही इस प्रकार से फैट से शुगर्स का निर्माण किया जाता है, और वो भी पादपों में उपस्थित ग्लाइओक्सिसोम्स के द्वारा। अब किस प्रकार से ये जो ग्लाइओक्सिलेट पाथवे है वो पूरा ऑपरेट होता है उसको हम यहाँ देखते हैं। जो फैट्स हैं उन फैट्स के ब्रेकडाउन के द्वारा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ये फैटी एसिड्स ग्लाइओक्सिसोम्स के अंदर उपस्थित बीटा ऑक्सीडेशन के विभिन्न स्टेप से और विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिल करके साइट्रेट या साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और ये साइट्रिक एसिड फिर अगली स्टेप में आइसोसाइट्रिक एसिड या आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और आइसोसाइट्रेट नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये जो सक्सिनिक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड अब इन परऑक्सिसोम्स से निकल करके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते हैं, और वहाँ पर फिर ये विभिन्न स्टेप्स से ग्लूकोज या अन्य कार्बोहाइड्रेट या एटीपीज का निर्माण करते हैं। तो ये ग्लाइओक्सिलेट साइकिल है। एक बार फिर से देखते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर के साइट्रिक एसिड बनाते हैं। साइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और वहाँ से सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है, और ये सक्सिनिक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनका परिवहन कर दिया जाता है। अन्यथा ये ग्लाइओक्सिलेट या ग्लाइओक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से मैलिक एसिड बनेगा, और मैलिक एसिड से पुनः ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ करके फिर से साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये एक पूरा ग्लाइओक्सिलेट पाथवे है, और इसके जो प्रमुख एंजाइम है एक बार मैं पुनः यहाँ पर बता रहा हूँ। साइट्रेट सिंथेस, एकोनाइटेस, आइसोसाइट्रिक लाइएस, मैलेट सिंथेस एंड मैलेट डिहाइड्रोजनेस, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइओक्सिलेट पाथवे से संबंधित। अब हम जो ग्लाइओक्सिसोम्स हैं इसकी उत्पत्ति की चर्चा करें तो ग्लाइओक्सिसोम्स की उत्पत्ति रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी के ऊपर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बडिंग के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको मुकुलन कहते हैं। तो एक बर्ड का निर्माण होता है, बर्ड फॉर्मेशन होता है, और ये बर्ड यहाँ से सेपरेट होकर के फिर वेसिकल्स का निर्माण करती हैं, और ये वेसिकल्स आगे चल कर के फुल्ली डेवलप्ड ग्लाइओक्सिसोम्स का निर्माण करती हैं, जिसमें कि बीटा ऑक्सीडेशन और जो ग्लाइओक्सिलेट साइकिल है उससे रिलेटेड एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। ये चूंकि वेसिकल्स से इसका निर्माण होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी है उनसे अल्टीमेटली इनका फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इन ग्लाइओक्सिसोम्स को और परऑक्सिसोम्स को उनका भी फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होना माना गया है, इसलिए इन स्ट्रक्चर को सिस्टर्नल वेसिकल्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम यहाँ पर परऑक्सिसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स के मध्य में अंतर देखें तो जो पहला अंतर है ग्लाइओक्सिसोम्स और परऑक्सिसोम्स में वो ये है कि जो परऑक्सिसोम्स हैं वो सभी प्रकार की यूकैरियोटिक तंत्र में उपस्थित होते हैं, जबकि जो ग्लाइओक्सिसोम्स हैं ये केवल पादप तंत्र के अंदर ही उपस्थित होते हैं। तो पहला अंतर क्या हो गया, परऑक्सिसोम्स सभी प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, यानी वो एनिमल्स में, प्लांट्स में और प्रकार की सभी जीवित कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वो उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ग्लाइओक्सिसोम्स केवल पादप तंत्रों में उपस्थित होते हैं। उनमें भी जो लिपिड रिच सीड्स हैं
उनके अंदर मोस्टली ये पाए जाते हैं, जैसे कॉर्न, सनफ्लावर, कैस्टर बीन सीड्स और इसके साथ साथ सोयाबीन इत्यादि में ये उपस्थित होते हैं। कैस्टर बीन सीड्स के अंदर हैरी बीवर्स और ब्रेडेनबॉक ने इनकी डिस्कवरी की थी। जो दूसरा अंतर है, जो पेरोक्सिसोम्स हैं, इनके जो कार्य हैं उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिग्रेडेशन करना, जबकि जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स का कार्य जो फैटी एसिड्स हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन का कार्य करना, और दूसरा कार्य उनका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है बीटा ऑक्सीडेशन के कारण से, उसको शुगर्स में कन्वर्ट करना। तो इंपॉर्टेंट कार्य क्या हो गया ग्लाइऑक्सिसोम्स का? फैट से शुगर का निर्माण, जबकि जो पेरोक्सिसोम्स है उनका कार्य हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करना और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन करना। इसी प्रकार से एक और कार्य है फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं और C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये C2 साइकिल पेरोक्सिसोम्स में पाया जाता है, अर्थात ग्लाइकोलेट पाथवे पेरोक्सिसोम्स में उपस्थित होता है, जबकि ग्लाइऑक्सिसोम्स में ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे प्रेजेंट होता है। फिर से एक बार यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ, पेरोक्सिसोम्स में जो पाथवे पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, उसको ग्लाइकोलेट पाथवे के नाम से जानते हैं, जबकि ग्लाइऑक्सिसोम्स में जो पाथवे पाया जाता है उसको ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के नाम से जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर जो पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम्स है उनके मध्य में है। और एक और अंतर यहाँ पर है कि जो पेरोक्सिसोम्स हैं उनमें ऑक्सीडेसेस और कैटालिसिस और बीटा ऑक्सीडेशन से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं, जबकि ग्लाइऑक्सिसोम्स में बीटा ऑक्सीडेशन और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एक बार हम इस पूरे टॉपिक को क्विक रिव्यू करते हैं। इन ग्लाइऑक्सिसोम्स को प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व किया गया, कैस्टर बीन सीड्स के अंदर, ब्रेडेनबॉक और हैरी बीवर्स के द्वारा 1961 के अंदर। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये राउंडेड या फ्लैटेंड बॉडीज हो सकते हैं। इनका जो साइज है वो 0.2 to 1.2 माइक्रोमीटर के मध्य में हो सकता है, और प्लांट सिस्टम्स में ये जर्मिनेटिंग सीड्स में और पर्टिकुलरली जो लिपिड रिच सीड्स हैं उनमें उपस्थित होते हैं। एनिमल सिस्टम्स में ये अनुपस्थित होते हैं क्योंकि उनमें फैट से शुगर्स के कन्वर्सन का इस प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं पाया जाता है। इनके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिनमें साइट्रेट सिंथेस, एकोनाइटेस, आइसोसाइट्रेट लाइगेस, मेलेट सिंथेस एंड मेलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स प्रमुख हैं। इसके साथ साथ इनमें बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं। जो इनके फंक्शंस हैं उन फंक्शंस में ऑर्गेनिक एसिड के स्टोरेजेस और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है इसके कार्य को पूर्ण करना। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ग्लाइऑक्सिसोम्स के। ग्लाइऑक्सिसोम्स की उत्पत्ति रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बडिंग से होती है, जिससे वेसिकल का निर्माण होता है और फिर फुल्ली डेवलप्ड ग्लाइऑक्सिसोम बनता है। पेरोक्सिसोम के साथ इनको संयुक्त रूप से माइक्रोबॉडीज कहा जाता है, और इनके जो डिफरेंस हैं पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम्स के, वो इनमें उपस्थित एंजाइम और इनके कार्यों के आधार पर इनमें प्रमुख अंतर पाए जाते हैं। आपने इस वीडियो लेक्चर को केयरफुली सुना। थैंक यू सो मच।